So we'll go ahead with next question. अगला क्वेश्चन example 7.13. If the temperature of 4 kg mass of a material of specific heat capacity, कितना specific heat capacity है 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस rises from 20 डिग्री to 30 डिग्री. Find the heat received. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. तो यहाँ पे आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है. सबसे पहले क्या दिया है आपको, इफ द टेम्परेचर ऑफ 4 kg, मतलब मास दिया हुआ है. कितना मास है 4 kg. उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कितना है 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था 20 and 30. Initial is 20 and final is 30. तो डेल्टा टी विच इज T2 minus T1 वो कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस. कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस. आपको क्या पूछा है डेल्टा क्यू. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड. डेल्टा क्यू या फिर क्यू, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, डेल्टा क्यू और क्यू. तो मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करोगे. कल ही तो बताया था हीट इक्वेशन. क्या था हीट इक्वेशन, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी. तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू मास इज 4 किलोग्राम, एस इज 300 और ये कितना 10. तो कितना हो गया 12,000 जूल. तो 12,000 जूल इज रिक्वायर्ड. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है एक्चुअली सारे के सारे बहुत सिंपल, लेकिन सॉल्व करने पड़ेंगे हमको. एग्जाम्पल 7.14. फाइंड द थर्मल कैपेसिटी फॉर अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. थर्मल कैपेसिटी पूछा है ऑफ अ कॉपर ब्लॉक फॉर मास 0.2 kg. इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एस. तो गिवन में आपको दिया हुआ है मास विच इज 0.2 kg. फिर आपको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 290 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. और आपको पूछा है व्हाट इज द थर्मल कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी को भी हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं. थर्मल कैपेसिटी और हीट इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि हीट इक्वेशन में भी हीट है, यहाँ पे भी हीट है. सिर्फ इस केस में जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो स्पेसिफिकली कितना होता है 1 डिग्री. बस इतना ही डिफरेंस है. इसका मतलब जो फॉर्मूला पिछले केस में तुमने यूज किया था सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी 1. तो फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इनटू एस. सिंपल एंड सिंपल. तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इनटू एस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम हियर 0.2. व्हाट इज एस 290. व्हाट इज 29 58. तो 58 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. तो थर्मल कैपेसिटी 58. भाई देखो इधर एक छोटा सा तुमको पता होना चाहिए, इट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.15. अगला क्वेश्चन सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है टू कैलोरीमेट्री. अब जिनको कैलोरीमेट्री याद नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया था, तो इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर मैं एक बार तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ सो दैट कि तुमको फॉर्मूलाज तो याद होने के साथ साथ पैरामीटर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कैलोरीमीटर अगर तुमको याद होगा उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं. तो मैं वापस बता रहा हूँ, कैलोरीमेट्री इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज. एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कितना हीट पास ऑन हुआ, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, वो मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो कौन था कैलोरीमेट्री. और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो क्या है कैलोरीमीटर. क्या है वो कैलोरीमीटर. पक्का. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कल कंस्ट्रक्शन में समझाया था, हमारे पास एक कॉपर वेसल होता है. तो वी हैव अ कॉपर वेसल.
कॉपर वेसल में यू हैव अ स्टीरर, तो यहाँ पे हम एक स्टीरर लगा देते हैं. स्टीरर इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग टू मिक्स द टू सब्सटेंसेस, तो स्टीरर होता है. देन यू हैव, इफ यू रिमेंबर, अ थर्मोमीटर. यहाँ पे एक थर्मोमीटर है. फिर इफ यू रिमेंबर, इसमें है पहले से ही एक लिक्विड है जो है वाटर. तो ये जो स्टीरर है और जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये कॉपर का है. दिस इज वन मटेरियल, यू हैव वाटर विच इज अनदर मटेरियल. इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग, अगर याद होगा तो, इसको एक इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रखते हैं. इंसुलेटिंग जैकेट का काम होता है, पता है क्या काम होता है? सराउंडिंग से आइसोलेट करना, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. So there should not be exchange of heat between the surrounding and the system. When I say system, तो ये सिस्टम में अब आपके पास कॉपर और वाटर है. जब मैं सैंपल ऐड करूंगा इसके अंदर तो वो सैंपल भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा. तो फिलहाल टेम्पररी जब तक हमने सैंपल नहीं ऐड किया तब तक सिस्टम इज योर वाटर एंड द कॉपर वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल. You have supports here to hang or to mount this vessel, and then since it is insulated, तो ये ऊपर से एक लिड लगा दिया तुमने. दिस इज अ बेसिक सिस्टम. इतना ही था इस सिस्टम में. अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इसमें हम लोग एक हॉट सैंपल ए मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीरर. तो अभी टोटल 3 टाइप के मटेरियल हो गए. एक है वाटर, एक है सैंपल और एक है कॉपर. कॉपर मतलब अभी कॉपर को आगे से मैं सीधा कैलोरीमीटर बोलूँगा, क्योंकि कॉपर का सिलेंड्रिकल वेसल और स्टीरर ये होता है कैलोरीमीटर, या तो फिर आई कॉल दिस एज कॉपर डायरेक्टली. तो जो पहला सब्सटेंस है सैंपल, उसका मास क्या लिया था हमने? m1. तो रिमेंबर 1 स्टैंड्स फॉर सैंपल. सैंपल बोलना नहीं इसको, ये सैंपल है. तो दिस इज मास ऑफ सैंपल. 2 is mass of copper vessel, and the stirrer, पक्का. m3 is mass of water. तो जो पहला 1 जो सफिक्स है वो किसका है? सैंपल, जो तुमने बाद में ऐड किया. मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन के पैरामीटर नहीं समझ में आने वाले थे. तो यू हैव टू पे अटेंशन एट ऑल दिस. 2 जो कैलोरीमीटर था, मतलब जो वेसल था, सिलेंड्रिकल वेसल था, और जो स्टीरर था उसका मटेरियल था वो, दैट इज कॉपर. ठीक है, कॉपर वेसल एंड द कॉपर स्टीरर. एंड m3 इज मास ऑफ वाटर. फिर अगर आपको याद होगा, जो सैंपल आप ऐड करने वाले हो उसका टेम्परेचर होता है T1, टेम्परेचर ऑफ सैंपल. Then T2 is the temperature, common temperature of copper and water, of water and copper. ठीक, सही है. और जो T था, अगर आपको याद होगा, वो पता है क्या था? फाइनल टेम्परेचर. एक्सेलेंट, गुड, सही है. उसके बाद S1, S2, S3. S1 is the specific heat of first material which is sample. Specific heat capacity of sample. S2, what is S2? Specific heat. किसका specific heat? Copper का. S3 is specific heat of water. Specific heat of water. पक्का? गुड. अब इफ यू रिमेंबर, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जब आप इसमें हॉट सैंपल ऐड करोगे और इसको मिक्स करोगे तो हॉट सैंपल विल लूज हीट. और वो हीट गेन कौन करेगा? वाटर एंड कॉपर. तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कॉपर. गुड. फिर हीट लॉस के लिए हीट लॉस का इक्वेशन लगेगा ना, ms डेल्टा t. तो m1 s1 डेल्टा t1, क्योंकि सैंपल को मैंने 1 1 बोला है इसके लिए.
कॉपर को मैंने 2 बोला है तो उसके लिए क्या लिखोगे, M2S2 डेल्टा T2, और वाटर के लिए M3S3 डेल्टा T3। पक्का? हीट लॉस किसने किया? सैंपल ने। गेन किसने किसने किया? वाटर एंड, तो ये कॉपर का हीट गेन है और ये वाटर का हीट गेन है। श्योर? व्हाट इज डेल्टा T1? मैंने ये भी बताया था आपको कि डेल्टा T1 कैसे लिखते हो। डेल्टा T1 इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सैंपल, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सैंपल? T1. What is the final temperature of sample? T. So what is the difference? T1 minus T. अब यहाँ पे T1 minus T लिखना है, T minus T1 नहीं चलेगा क्योंकि हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सैंपल वाज इनिशियली हॉट, सैंपल ने हीट लॉस किया तो सैंपल का टेम्परेचर कम हुआ, तो सैंपल का जो टेम्परेचर T1 था वो पहले ज्यादा था, अभी क्या हो गया? कम। तो T1 माइनस T इक्वल टू M2S2। जो डेल्टा T2 लिखते हो ना तुम, डेल्टा T2 लिखते हो, ये डेल्टा T2 मतलब कॉपर का केस है। अब कॉपर का टेम्परेचर पहले कितना था? T2 कितना था? अब उसने गेन किया, क्या किया? गेन किया, तो क्या लिखोगे? T माइनस T2। क्या लिखेंगे? T माइनस T2 प्लस M3S3, इधर भी क्या लिखोगे? T माइनस T2। अब मैं फिलहाल इस इक्वेशन को यहां तक छोड़ता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि तुमको स्पेसिफिक हीट पूछा है और किसका पूछा है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट अगर सपोज सैंपल का पूछा होगा तो S1 फाइंड करना है, सपोज अगर आपको वाटर का पूछा होगा तो S3 फाइंड करना है, और अगर कॉपर का पूछा होगा तो S2। तो मैं इस इक्वेशन को यहीं पे रखता हूँ। इसमें से एट द मोस्ट तुम T माइनस T2 कॉमन निकाल लो। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैरामीटर को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या पूछा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। A sphere of aluminum of mass 0.06 kg is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.12 kg copper calorimeter containing 0.30 kg of water at 25 degree Celsius. The temperature of the water rises and attains a steady state at 28 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminium. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है तुमको, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी दिया है तुमको। तो अभी मैं क्वेश्चन तुमको वापस ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ सैंपल कौन है इधर? एल्यूमिनियम। एक्सेलेंट। अब सैंपल हॉट होता है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या लिखते हैं हम लोग? T1। T1 क्या लिखते हैं? अब इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया? इन्होंने बोला कि जो पहले एल्यूमिनियम का स्फीयर था वो तुमने बॉइलिंग वाटर में रखा है सफिशिएंट टाइम के लिए। याद है कल मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि अगर आप किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ सफिशिएंट टाइम के लिए छोड़ देते हो तो दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? सेम। तो अगर मैं एल्यूमिनियम स्फीयर को सफिशिएंट टाइम के लिए वाटर में छोड़ दूं, बॉइलिंग वाटर में, तो उस एल्यूमिनियम स्फीयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। मतलब T1 इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बताया था उन्होंने। तो साथ में हम लोग अभी गिवन पैरामीटर आइडेंटिफाई करते जाएंगे। सैंपल मतलब एल्यूमिनियम है, मतलब M1 की वैल्यू कितनी है? 0.06। और जेई नीट में इस टॉपिक के क्वेश्चन इस लेवल जितने ही आते हैं, इट इज अ गुड लेवल क्वेश्चन। तो ऐसा समझ लो कि जेई नीट का प्रिपरेशन नहीं चल रहा है तुम्हारा ये। तुम देखोगे सेट में तुमको कुछ ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन मिलने नहीं वाले इसमें। It is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100. So temperature of the sample is 100 degree Celsius. It is then immediately transferred to 0.02 to 0.12 kg copper calorimeter. Copper को क्या नाम दिया था? 2। तो ये किसकी वैल्यू है? M2 कितनी है? 0.12 kg containing 0.3 kg of water। मतलब M3 कितना है? 0.3। 0.30 मतलब 0.3 होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। और दोनों का टेम्परेचर कितना है? T2 मतलब कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट एट 28। मतलब ये फाइनल टेम्परेचर है, कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। पक्का पक्का? गुड। देन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो तुमको S1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? S1। तो S2 और S3 दिया होना चाहिए, जो दिया है। कॉपर के लिए दिया हुआ है,
कितना है 0.387 0.387 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन. What about water? 4.18 into 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन. पक्का पक्का, गुड गुड. अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझना तुमको इम्पोर्टेंट है. लुक एट द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. क्या दिया हुआ है? जूल पर केजी पर केल्विन. एंड व्हाट टेम्परेचर हियर? तो चलेगा नहीं, या तो उसको डिग्री में लाओ या तो इसको केल्विन में लाओ. तो सिंपल इज टू ब्रिंग दिस टेम्परेचर इन केल्विन. 100 प्लस 273 373 और 25 प्लस 273 अरे 298 और ये कितना 3 ऐड कर दो ना इसमें 301 केल्विन. बराबर, गुड. तो ये भी ध्यान देना. ऑफ कोर्स वी विल वेरीफाई आवर आंसर्स विद द टेक्स्ट बुक, वो तो करेंगे वेरीफाई, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन हियर. देन फॉर्मूला मैंने अभी आपको बना के दिया. अभी मैंने आपको बोला कि पहले हम देखेंगे कि क्या फाइंड करना है. S1 फाइंड करना है, तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ से अभी S1 का फॉर्मूला बन जाएगा. तो सबसे पहले ये जो M1 S1 T1 माइनस T है, इसमें S1 को रिटेन करो, बाकी दोनों को शिफ्ट करो. तो क्या आ जाएगा M2 S2 प्लस M3 S3 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T. बन गया फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए? S1 के लिए. व्हाट इज S1 का फॉर्मूला? M2 S2 प्लस M3 S3 इंटू T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T. पक्का? वैसे आई एम कमिंग टू द पॉइंट. मैंने तुमको यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए लगाया सो दैट तुम एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना. इधर जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर है. वो केल्विन स्केल में हो या डिग्री सेल्सियस स्केल में सेम आता है. लेकिन इमेजिन अगर आपको टेम्परेचर ही पूछ लिया होता, फाइनल टेम्परेचर, तो तुमको वो केल्विन में मिलना चाहिए. इसलिए बाकी टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? केल्विन में. अगर कैपिटल टी पूछा होता S1 S2 S3 की वैल्यू दी होती पर केल्विन में, तो T1 और T2 की वैल्यू डिग्री में लिखोगे कि केल्विन में लिखोगे? इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये आदत लगाने के लिए कन्वर्ट करके दिया है. इस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन स्केल में सेम होता है. गुड. तो S1 इक्वल्स टू, नाउ यू नो ऑल द वैल्यूज. M2 S2, व्हाट इज M2? हाँ, मास तो कॉपर तो पता है, वैल्यू बताओ. M2 S2, व्हाट इज S2? 0.387. हाँ मुझे पता है वो 10⁻³ है. आई नो, वो बाद में देख लेंगे. M3 S3, व्हाट इज M3? 0.3. व्हाट इज S3? 4.18. और दोनों में 10⁻³ कॉमन आ गया. बराबर. व्हाट इज M1? 0.06. ओके. T माइनस T2 और T1 कितना? T माइनस T2 सब नंबर तुम्हारे सामने है. T माइनस T2 3 आता है. T माइनस T2 कितना आता है? 3. तो यहाँ क्या लिखोगे? 3. T1 माइनस T, T1 100 माइनस T 28 कितना आता है? 72 होता है ना? 72 होता है. वेरी गुड. पक्का. गुड. हो गया. अब सिर्फ एक काम करना, ये नंबर्स को मैं बाद में सॉल्व करता बैठूंगा. उससे पहले वो नंबर्स सॉल्व होते रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 0.6 है, 0.06 है, इसको 6 इंटू 10⁻² कर लेते हैं. गुड. 1 जा एंड 2 जा. व्हाट इज 72 2 जा? 144. अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको. 0.12 इंटू 0.387
0.12 इंटू 0.387 कितना है? 0.387 होना चाहिए वो। 0.12 इंटू 0.387 0.04644 0.04644 प्लस 3 इंटू 0.3 इंटू 4.18 0.3 इंटू 4.18 1.254 divided by 144 72 into 2 into 10 raised to 5 कैसे 10 raised to 5 ये 10 raised to 3 और ये -2 ऊपर जाके कितना हो गया 5। तो अभी इसमें प्लस क्या प्लस 0.04644 डिवाइडेड बाय 144 0.00903 तो ये आ गया 0.00903 इंटू 10 रेज टू 5 मतलब ये आ जाएगा 9.03 इंटू 10 रेज टू 3 ऑफकोर्स जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो क्योंकि स्पेसिफिक हीट है तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक, रुको आंसर वेरीफाई करेंगे ना, करना ही चाहिए। तो इनका आंसर में 10 के पावर मिसिंग है, नंबर्स तो सेम है। नहीं इन्होंने जो लिखा है ना वो लिखा है 903.08, यहाँ पे 9.03 इंटू 10 रेज़ टू कितना आ रहा है 2 है। कैसे क्या 2 आएगा? ये 3 है, ये 5 है, 5 है, 5 ये 5 है 5, ये दोनों ऐड किया हमने, कितना आया ये एडिशन? कितना आया 0.04644 प्लस 1.254 कितना आया डिवाइड बाय 144 कितना आया 0.00903 इंटू 10 रेज़ टू 5 10 रेज़ टू 5। अच्छा लास्ट स्टेप में गलती होगी क्या? 5 है ना, अच्छा 2 शिफ्ट किए तो बराबर है फिर। तो इनका आंसर हमारा आंसर मैच ही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे डेसिमल शिफ्टिंग में गड़बड़ हो गई। 903 पॉइंट समथिंग क्या था, अभी लिख ही रहे एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट लिखेंगे 08, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर मैच है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, we will jump to practice problem number 2. Which will require more energy, heating a 2 kilogram block of lead by 30 Kelvin or heating a 4 kg block of copper by 5 Kelvin? स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड दिया हुआ है 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन और कॉपर का भी दिया हुआ है 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले कॉपर विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी हीटिंग 2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ लीड मतलब मास ऑफ लीड दिया हुआ है। कितना मास ऑफ लीड 2 kg का है ना। उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लीड कितना है 30 Kelvin. What is mass of copper block? कितना 4 kg. And what is the change in temperature of copper block? 5 Kelvin. 5 Kelvin. उसके बाद आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड कितना दिया हुआ है 128 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पक्का पक्का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ हीट इक्वेशन तुमको फाइंड सिर्फ इतना करना है कि कौन से केस में हीट ज्यादा लगने वाला है, मतलब बेसिकली काय म्हणतो काय नाही नक्की ना बरं मग लक्ष असू दे। So you are supposed to find out delta Q and
the formula as you already know it. जरा सांगाल नहीं wait a minute. Please tell. I know you know, but I want to know from your side. उसने नहीं बताया वो फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय अरे क्या डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डिवाइड बाय एस हाँ ऐसा ऐसा क्या पक्का पक्का गुड आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि क्या होता है अगर तुम्हारा ध्यान नहीं हो तुमको सब पता होते हुए भी तुमको आंसर नहीं आते बिकॉज यू आर नॉट पेइंग 100% अटेंशन accept it. You have to use this formula and just find the values. You have to just multiply mass, specific heat और क्या delta T. What is mass of lead? कितना था 2 kg. What is specific heat? कितना 128. And how much is the change in temperature? 30. 128 2 is 256. 256 into 3 is 750 plus 18. 768 and a 0. 7680. जिनको नहीं समझा मैंने क्या बोला तो जरा समझ लो. कैलकुलेशंस कैसे करने ना सबका ध्यान यहाँ पे. आई वॉन्ट यू टू बी फास्टर देन कैलकुलेटर एंड यू विल बिकम वन डे. 128 का डबल 256 सिंपल था. 256 इंटू 30 करना था, मैंने 0 को साइड में रख दिया, मैंने 6 को भी साइड में रख दिया, तो 250 इंटू 3 कर लिया, कितना हो गया 750. मुझे 256 करना था, 6 छोड़ दिया, 3 बार छोड़ा, तो 3 बार मतलब 18 ऐड करो 768, और जो 0 तुमने साइड में रखा वो भी लगा दो, तो कितना हो गया 7680 ऑफ कोर्स जो. देन डेल्टा क्यू फॉर कॉपर इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर S of copper and into delta T of copper. What is mass of copper? 4. What is S copper? 387. Very good. Into 5. Tell me the answer to this. 7740. अब ये तो ज़्यादा सिंपल है क्योंकि पहले 5 for the 20 कर लूँगा, 0 को साइड में रखूँगा, 387 इंटू 2 मतलब 387 का डबल कितना होता है 7740. कौन सा ज़्यादा है कॉपर. Therefore delta copper, more amount of heat is required to heat the copper by 5 Kelvin than to heat lead by 30 Kelvin. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर चेंज ऑफ स्टेट जहाँ जरूरत होगा तब का तब बता दूंगा, तो अभी जरूरत पड़ गई. कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो. इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज टू इजी कॉन्सेप्ट. तो थोड़ा सा पहले मैं तुमको लैटेंट हीट क्या होता है बता देता हूँ, या फिर चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है वो बता देता हूँ. तो एज यू नो, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं. एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस. अब मैं स्पेसिफिकली वाटर का एग्जांपल लूँगा. तो एज यू शुड नो कि अगर मुझे वाटर को वेपर में मतलब स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो वाटर एट 100 डिग्री बिकम्स स्टीम एट 100 डिग्री मतलब जब स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं. तो चेंज ऑफ स्टेट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने की जगह पे वो स्टेट चेंज करने में काम में आया. थोड़ा सा वापस ध्यान दो क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर कुछ नहीं, फॉर्मूला तो है नहीं इसमें, इट इज टू सिंपल. अगर मेरे पास बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री और उसको मैं हीट सप्लाई करता रहा, तो वाटर का बन गया वेपर एट 100 डिग्री. मतलब जो मैंने हीट सप्लाई किया उसने आइडियली टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा नहीं. तो जो हीट मैंने सप्लाई किया, बिकॉज हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉर्मल डिस्क्वायर, तो ये हीट गया कहाँ पे, ये काम में आया स्टेट चेंज करने के, मतलब लिक्विड का क्या बन गया, गैस। सिमिलरली अगर मेरे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं हीट सप्लाई करता हूँ, इट बिकम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट सप्लाई किया हमने वो काम आया टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आइस टू वाटर। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, करेक्ट, बाकी कुछ नहीं है। और जब बेसिकली जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर, उसको बोलते हो लैटेंट हीट। क्या बोलते हो, सफिशिएंट। इतना पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वाटर का कन्वर्जन जिसमें हो रहा है वेपर में, ऑफ वाटर इज, कितना दिया हुआ है, 2.26 into 10⁶ जूल पर किलोग्राम। कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू चेंज, एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या है वो पता होना चाहिए। लैटेंट हीट को हम डिनोट करते हैं एल से, किससे, एल से। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल वैप 2.26 into 10⁶ into 10⁶ जूल पर किलोग्राम, ये दिया हुआ है आपको। फिर आपको बोला है कि अगर मुझे 5 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना हो, 100 डिग्री पे कन्वर्ट करना हो, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। तो पानी कितना है, 5 ग्राम, मतलब 5 into 10⁻³ किलोग्राम, राइट। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है ऐसा पूछा है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब क्यू या फिर डेल्टा क्यू। इस केस में फॉर्मूला कुछ और नहीं होता, इट इज जस्ट m into L, खत्म, डन। एनर्जी रिक्वायर्ड m into L, डन। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर टू स्टीम, m into L। तो Q equals to what is m, 5 into 10⁻³ what is L vap, 2.26 into 10⁶, बराबर क्या, पक्का पक्का। अभी देखो 2.26 इंटू कितना है, एक काम करो, हाँ कितना बता दो, डायरेक्ट बता दो, 11.3, पक्का पक्का, 11.3 इंटू 10⁻³ जूल, डन, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा थर्मल एक्सपांशन से पेंडिंग रह गया था तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और ब्लैक स्मिथ, यू नो हु इज अ ब्लैक स्मिथ, लोहार, करेक्ट, लोहार को हम लोग बोलते हैं ब्लैक, सॉरी ब्लैक स्मिथ। तो होता है, ह्यूमन एरर है। हर दिन मेरे को 6 लैंग्वेजेस में बात करना पड़ता है, तो कभी कभी 6 लैंग्वेजेस, आई स्पीक 6 लैंग्वेजेस एवरी डे, तो स्विचिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम समटाइम्स। इंग्लिश, हिंदी, मराठी तो नॉर्मल सी बात है। सिंधी, पंजाबी, पंजाबी मतलब हमारा थोड़ा अलग वर्जन है उसका, सैराकी बोलते हैं, एंड स्पेनिश। तो आई हैव टू, आई ऑल्सो आई एम टीचिंग सम ऑफ द पीपल फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आई हैव टू टॉक टू देम इन स्पेनिश, तो मेरे को स्विचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। चलो कभी थोड़ा सा आपको भी सिखा दूंगा, अभी पहले फिजिक्स बात कर लेते हैं। अभी सिखाओ तो फिजिक्स कौन सिखाएगा। आफ्टर दिस क्लास आई विल टेल यू some basic sentences but not now. A blacksmith fixes iron ring on the rim, ये important है। A blacksmith fixes iron ring is of iron on the rim of wooden wheel। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तभी तुमको ध्यान में आना चाहिए, वुड को तुम हीट नहीं कर सकते, वुड इज नॉट मेटल। थर्मल एक्सपेंशन मेटल का होता है, वुड का नहीं होता है, वुड को जलाओगे वो जल जाएगा। तो ये तुमको क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग टेम्परेचर किसका बढ़ाने वाले हैं, किसका बढ़ाने वाले हैं, रिंग का, राइट। तो a blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a bullock cart। बैलगाड़ी देखा है ना, हाँ, बैलगाड़ी का जो व्हील होता है उसका बेस वुडन होता है, उसके ऊपर एक रिंग होता है, इसका, आयरन का। द डायमीटर ऑफ द वुडन रिम, जो वुडन रिम है
उसका डायमीटर और आयन रिंग का डायमीटर, वुडन का कितना है 1.5 और ये जो रिंग है उसका कितना है 1.47। तो डेफिनेटली जो वुड का स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर ज़्यादा है और रिंग का कम है, फिट होगा क्या? नहीं। तो रिंग को क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड, तो थर्मल एक्सपांशन करना पड़ेगा उसका। और ये एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो वैल्यूज है ये कौन से टेम्परेचर पे है? 27। टू व्हाट टेम्परेचर द आयरन रिंग, टू व्हाट टेम्परेचर द आयरन रिंग शुड बी हीटेड so that it can fit the rim of the wheel। तो किसको हीट करोगे? आयरन रिंग को। कितने टेम्परेचर तक हीट करोगे? सो दैट वो जो रिंग है वो वुडन रिम पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिट। तो सबसे पहले पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। गिवन में तुमको अब एक काम करता हूँ, ये जो वुडन रिम है ना, बिकॉज मैं आलसी हूँ तो इसको मैं नंबर 1 बोल के रख देता हूँ। बार बार कौन लिखेगा? वुडन रिंग 1 नंबर 1। एंड आयरन रिंग इसको बोल देता हूँ 2। तो जो डायामीटर था वुडन रिम का, मतलब d1 वो कितना है 1.5 एंड व्हाट इज d2 1.47। पक्का पक्का, गुड गुड। जो इनिशियल टेम्परेचर था मैं सिर्फ नोट करके रख देता हूँ, T1 बोल देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कन्वर्ट किया तो 300 केल्विन। और जो अल्फा है, किसका अल्फा है? आयन का। किसका है? और आयन को तुमने नंबर 2 बोला है, तो अल्फा 2 बोलो या अल्फा बोलो चलेगा, क्योंकि वुडन का तो अल्फा होगा नहीं। कितना है? 1.2 into 10⁻⁻5 पर केल्विन। पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, गुड। क्या फाइंड करना है? हायर टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर, मतलब T2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T2। पक्का। एक तो चीज अच्छी हुई, अच्छी बात ये हो गई कि हम ये थर्मल एक्सपांशन के क्वेश्चंस के टाइम सॉल्व करना हमसे रह गया, तो अच्छा ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिल गया पूछने का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा? डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। वेरी गुड। अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। पक्का पक्का। अब यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना डेल्टा L मतलब क्या। देखो वापस बता रहा हूँ, जो वुडन रिम था उसका डायमीटर कितना था? 1.5। और जो आयरन रिंग है उसका कितना है? और ये आयरन रिंग किस पे फिट करना है? वुडन रिंग। तो तुमको बेसिकली कितना डायमीटर बढ़ाना है? 0.03। बस वही तो है। इसको पता क्या लिखोगे? डायमीटर ऑफ वुडन रिम, मतलब d1 माइनस d2 बराबर d1 माइनस d2 अपॉन ओरिजिनल तुम किसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हो? आयन का। तो ओरिजिनल आयन का लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा? आयन का। तो क्या लिखोगे? d2, और दिस विल बी t2 माइनस t1। पक्का पक्का, गुड। बन गया फॉर्मूला। तो सिर्फ t2 माइनस t1 को यहां लाओ, इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन d2 अल्फा। So therefore you have T2 equals to D1 minus D2 upon D2 alpha plus T1। तो बन गया आपका फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। दिस इज 1.5, दिस इज 1.47 एंड दिस इज 1.47 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1.2 into 10⁻⁻5 प्लस T1 कितना था? 300 केल्विन था ना? यस, 300 केल्विन, 300 केल्विन। टेक इट देयर। 1.5 में से 1.47 गया 0.03। 0.03 1.47 इंटू 10⁻1.2 इंटू 10 कितना? 5। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारो, चलेगा क्या? पक्का पक्का, श्योर श्योर। इसके 0 हटाओ तो 3 इंटू 10⁻2 कितना? -2 कितना? -2। और इसका भी हटा दो 10⁻1, ऊपर -2 नीचे -1, तो 10⁻1 और ये 10⁻5 तो 10⁻4 कितना हो गया? 1/4। 1/4 इज 0.25 इंटू 10⁻4 प्लस कितना? 300। अब 0.25 को
डिवाइडेड बाय 1.47 कितना हो गया 0.1700 बाकी का छोड़ दो इंटू 10⁴ मतलब 1700 1700 प्लस 300 तो टोटल कितना 2000 डिग्री केल्विन केल्विन आंसर सेल्सियस में है कि केल्विन में है सेल्सियस तो हु विल टेल मी हाउ टू कन्वर्ट -273 चलो ठीक है तो -273 करना पड़ेगा इसको तो यू हैव T2 इक्वल्स टू 1700 प्लस 300 दैट इज 2000 केल्विन तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 तो कितना आ गया 1727 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द आंसर 1727 चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम उसको एग्जैक्ट कर लोगे तो फिर वो 1727.7 आता है एग्जैक्ट करोगे तो बट वी हैव नॉट डन एग्जैक्ट तो ठीक है जस्ट अप्रोक्सीमेट इज ऑल्सो वेरी क्लोज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 in a random temperature scale random मतलब क्योंकि we have learned 3 different scales of temperature measurement degree celsius fahrenheit and kelvin so there is some random scale new scale और अगर आपको याद होगा तो मैंने जेईई नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक ऐसा था एक W नाम का स्केल था तो वैसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है ये in a random temperature scale x water boils at 200 degree x and fizzes at 20 degree x find the boiling point of liquid in this scale if it boils at 62 degree Celsius. When you read the question, सबसे पहले you should be very clear कि क्वेश्चन में पूछा गया है तुमको आपको पूछा है कि अगर एक लिक्विड है जो 62 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है 62 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो नए स्केल में एक्स स्केल में कितना आएगा मतलब बेसिकली तुमको डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट दिया है और तुमको कौन से स्केल में निकालना है एक्स मतलब सिंपल थिंग इज दैट कि तुमको एक्स स्केल को डिग्री सेल्सियस स्केल के साथ कंपेयर करना है मतलब एक इक्वेशन बनाना है और ये इक्वेशन बनाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कैसे बनाओगे तुमको वाटर का इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं इधर और बाद में लिक्विड का पूछा है कि नहीं तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए चलो मैं एक काम करता हूँ मैं ना गिवन पैरामीटर में वाटर को लिक्विड 1 बोल देता हूँ और जो दूसरा लिक्विड है वो लिक्विड 2 है फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन याद रखना you know boiling point of water in x scale and freezing point of water in x scale and you already know in degree celsius also पता है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा काम करना चाहिए कि यहाँ पे ग्राफ हमने प्लॉट किया था अगर याद होगा तो यहाँ पे TC टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस TX रिमेंबर दिस वाज आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 यहाँ पे कितना 20 वेरी गुड एक्सेलेंट देन दिस इज स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना 100 और ये कितना 200 तो ये 100 आ गया और ये कितना आ गया 200 फिर रिमेंबर वी हैव यूज्ड 2 पॉइंट फॉर्म इफ यू रिमेंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी गुड तो y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus y मतलब x scale ठीक what is value of y1 20 and this is 200 minus 20 equal to TC minus 0 upon 100 minus 0 बराबर पक्का गुड श्योर तो एक्चुअली फ़ारेनहाइट स्केल और यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर आता है वो सेम होता है क्योंकि स्केलिंग सेम है
फ़ारेनहाइट में भी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में 180 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 180 का डिफरेंस है, तो 5 एंड 9। तो यू हैव द कन्वर्जन वाला रिलेशन हियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ऐसा था कि हमको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, किसमें, सेंटीग्रेड में। कितना दिया हुआ है, 62 है ना, 62, और हमको एक्स स्केल में फाइंड करना है। पक्का पक्का, यस। तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ना, टी एक्स माइनस 20 इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ टी सी। श्योर, गुड। तो टी एक्स इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ टी सी प्लस 20। What is TC in this case? 62 plus 20. What is 62 by 5? 12.4. 12.4 into 9. 111.6 plus कितना 20, तो कितना आ गया 131.6 है क्या ऐसा आंसर? यस, डिग्री एक्स। तो रिमेंबर, ये जो इक्वेशन हमने बनाया ना, वो ये ग्राफ से आया था और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से जो स्केलिंग है वो लीनियर है। हमने पहले भी देखा था, ये वो लीनियर स्केल है वो। हो गया, अगला क्वेश्चन। डन डन। तो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू nRT। बस ठीक है, वो याद है तो अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas at 900 degrees Celsius is cooled until both its pressure and volume are halved। तो 900 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल टेम्परेचर है, उसको तब तक कूल करते रहे जब तक उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम हाफ नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? हाफ। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब T2 पूछा है। तो आपको सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया है वो देख लो। क्या दिया हुआ है? T1। एक जानबूझ के मैं एक गलती यहाँ करने वाला हूँ, जानबूझ के, मैं पहले से बता देता हूँ, जानबूझ के है, सो दैट तुम एग्जाम में मत करना। T1 की वैल्यू 900 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम V2 ये इनिशियल का हाफ है, फाइनल प्रेशर P2 ये इनिशियल का हाफ है। हाँ कि ना? क्वेश्चन में बोला है हमने गैस को तब तक कूल किया जब तक उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या नहीं हो गया? हाफ। मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का हाफ और फाइनल प्रेशर इनिशियल का हाफ। और आपको पूछा क्या है? फाइनल टेम्परेचर। क्या पूछा है? फाइनल टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे पता है? PV इक्वल्स टू nRT। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? PV बाई T इक्वल्स टू nR लिख सकता हूँ क्या मैं? यस। गैस जो था वही है, मतलब ना मैंने एक्स्ट्रा गैस ऐड किया ना मैंने वहां से गैस निकाला, मतलब n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, और R तो वैसे भी कांस्टेंट है, मतलब राइट हैंड साइड क्या है? कांस्टेंट है। तो PV बाई T क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। PV बाई T क्या आ गया? कांस्टेंट। और PV बाई T कांस्टेंट का मतलब था P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। पक्का पक्का? तुमको क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइनल टेम्परेचर। तो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो T2 इक्वल्स टू P2 बाई P1, अरे इधर शिफ्ट किया ना, V2 बाई V1। पक्का पक्का? और T1 को वहां शिफ्ट कर दिया। व्हाट इज P2 बाई P1? हाफ। व्हाट इज V2 बाई V1? हाफ। व्हाट इज T1 का वैल्यू? 900 केल्विन में होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा था कि पहले मैं गलती करके बताऊंगा क्योंकि कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं। रिमेंबर, गैस लॉस के टाइम में मैं तुमको बताया था कि टेम्परेचर इज एन एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल। व्हाट इज 900 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन? 273 ऐड करके बताओ। 1173। गुड। तो 1173 डिवाइड बाय 4, तो I want exact answer. 290.25 बराबर। आंसर केल्विन में कि डिग्री में है? तो यही आना चाहिए फिर, है?
29 0.29. ठीक है, मोर और लेस इतना है ना, मोर और लेस।